नमस्कार, संध्या वंदन। सोक जूलॉजी क्लासेस के एपिसोड नंबर 121 बी एचएम में आपका पुनः स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग एंडोक्राइंस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिट्यूटरी और पैंक्रियाटिक आइलेट्स की बात कर चुके। आज हम शुरू करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड जो कि हमारे शरीर में साइज में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका वेट करीब 25 से लेकर के 30 ग्राम तक होता है। फीमेल में थोड़ा सा ये लार्जर होते हैं और फीमेल में प्रेगनेंसी के समय थोड़ा सा और एनलार्ज हो जाते हैं। ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाते हैं जिसके लिए आयोडीन चाहिए। तो आयोडीन जो है शरीर में सबसे अधिक इसी थायराइड ग्लैंड में ही एक्यूमुलेट होता है। और 3 अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स में इसके अलग अलग काम हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स में तो ये एंडोस्टाइल में पाया जाता है, वो रेडियोएक्टिव आयोडीन को एक्यूमुलेट तो कर लेता है, लेकिन और आगे थायराइड वाली और एक्टिविटी तो उसमें पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, ये अभी वर्कड आउट नहीं है। दूसरी बात, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जितने हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह में, इनमें टैडपोल से एडल्ट में होने वाले कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत जरूरी है। होम्योथर्म वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बर्ड्स और मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इनमें इसका सबसे पहला काम है BMR। BMR का मतलब क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। और बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये है कि जिस समय कोई एनिमल चुपचाप पड़ा हुआ है, आराम कर रहा है, सो रहा है नहीं, चुपचाप बस बिस्तर पे जैसे लेटा हुआ आराम कर रहा हो, रेस्ट कर रहा है, तो उस समय जो उसका मेटाबॉलिक रेट होता है उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो कुछ नहीं कर रहा हो तो भी एक बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन रहता है, और वो इसी थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के कारण होता है। असल में तो थायराइड का जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो टेट्रा आयोडोटायरोसिन है। टायरोसिन नामक एमाइनो एसिड में आयोडीन के 4 एटम जुड़ जाते हैं तो टेट्रा आयोडोटायरोसिन या थायरॉक्सिन बन जाता है। बनते समय बीच में ट्राई आयोडोटायरोसिन भी बनता है, और ट्राई आयोडोटायरोसिन भी वही सारे काम करता है जो थायरॉक्सिन करता है, रादर कभी कभी तो उससे ज़्यादा एक्टिव। तो इस तरीके से 2 हार्मोन हो गए, T3 या ट्राईआयोडोटायरोसिन और दूसरा टेट्राआयोडोटायरोसिन या थायरॉक्सिन या T4। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड के सेल्स में कुछ और एक प्रकार की सेल्स होती हैं अलग से, जिसे पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। और ये पैराफॉलिकुलर सेल्स कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है जो कि कैल्शियम रेगुलेशन में पैराथार्मोन के उल्टा काम करता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, पहाड़ की तलहटी वाली जगहों में बरसात के पानी के साथ मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है, तो वहाँ के मिट्टी में और वहाँ के खाद्य पदार्थों में, पीने के पानी में आयोडीन की कमी हो जाती है। और आयोडीन की कमी जब हो जाती है, थायरॉक्सिन नहीं बन पाता है। जब थायरॉक्सिन नहीं बन पाया तो हमारे शरीर में उसकी कमी को पूरा करने के लिए फिर क्या होता है, कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया हो जाता है, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है, जिसको गले में घेंघा कहते हैं या गाइटर कहते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है यहीं पर ट्रैकिया के दोनों बगल में लेरिंग्स के तुरंत नीचे पाया जाता है। इसके 2 लोब्स होते हैं और ये दोनों लोब्स जो हैं एक पतली सी पट्टी इस्थमस के द्वारा जुड़े रहते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि थायराइड ग्लैंड की हाइपो एक्टिविटी होती है, कम क्रियाशीलता होती है तो भी गाइटर बन जाता है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है तो भी गाइटर बन जाता है। अब ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी। कैसे होता है आइए बताते हैं। एक और मजे की बात यह है कि बाकी जितने हार्मोन हैं वो जिस समय ज़रूरत होती है बनते हैं, रिलीज होते हैं, अपना काम करते हैं,
लेकिन सिर्फ थायराइड ग्लैंड का जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये बनने के बाद स्टोर कर लिया जाता है, और स्टोर कर लिया जाता है, फिर वहाँ से भंडार घर में से जब जरूरत पड़ती है तो रिलीज किया जाता है। तो थायराइड ग्लैंड का यदि हम सेक्शन काटें तो इसमें साबूदाने की तरह से लाखों बहुत छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको फॉलिकल्स कहते हैं, और ये फॉलिकल्स एक कोशिकीय परत से बने होते हैं। थायराइड ग्लैंड की एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसकी क्रियाशीलता घटती बढ़ती रहती है। सुबह और शाम में अंतर हो जाएगा, दिन और रात में अंतर हो जाएगा, और तो जिस समय क्रियाशीलता कम होती है तो उस समय आप देखें कि जो स्टोर्ड फॉर्म है उसको कोलाइड कहते हैं। एक प्रकार की ग्लोबुलर प्रोटीन होती है थायरोग्लोबुलिन, उसके साथ थायरॉक्सिन मिल करके स्टोरेज फॉर्म कोलाइड बनता है। ध्यान दें, आप फिजिकल केमिस्ट्री में जो कोलाइड पढ़ते हैं वो अलग चीज़ है, वो तो एक डेफिनेट टाइप के साइज के पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पर ये जो साबूदाने की तरह से स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड में, उसको फॉलिकल कहते हैं। तो जब क्रियाशीलता कम रहती है तो उस समय स्टोरेज फॉर्म कोलाइड ज़्यादा रहता है और सेल्स छोटे छोटे। दूसरी तरफ जिस समय क्रियाशीलता ज़्यादा रहती है तो उस समय स्टोरेज फॉर्म कम रहेगा और सेल्स बड़े बड़े होंगे, हाइपर एक्टिव होंगे। अब थायराइड ग्लैंड की क्रियाशीलता बचपन में यदि कम हो जाए तो बचपन में कम होने पर एक प्रकार का बौनापन हो जाता है जिसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। एक फर्क है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन की कमी से भी बौनापन होता है, लेकिन उस बौनापन में क्या होता है, बौना तो होगा लेकिन उसका दिमाग पूरा डेवलप होगा, सेक्स ऑर्गन्स पूरे डेवलप होंगे। लेकिन यहाँ जो बौनापन है क्रेटिनिज्म, उसमें सेक्स ऑर्गन्स भी पूरा नहीं डेवलप हो पाएगा, ब्रेन भी नहीं डेवलप हो पाता है। ये फर्क है। बड़े होने पर यदि अंडर एक्टिविटी हो जाए तो एक डिजीज होता है जिसमें चेहरे पर जो है रेड स्पॉट से हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, मिक्सेडीमा कहते हैं। हाइपर एक्टिविटी के कारण जो होता है उसको कहते हैं, कई प्रकार के डिजीज हैं जिसमें एक है एक्स ऑफ्थेल्मिक गाइटर, जिसमें उसमें भी गाइटर हो जाता है लेकिन साथ साथ आँखें थोड़ी बाहर की तरफ उभर आती हैं, इसलिए उसे एक्स ऑफ्थेल्मिक गाइटर कहते हैं। अब आइए इसमें क्यों अंडर एक्टिविटी में भी गाइटर हो जाता है और ओवर एक्टिविटी में भी गाइटर हो जाता है। थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन सिक्रीशन में निगेटिव फीडबैक पाया जाता है, जिसमें हाइपोथैलेमस खुद एक हार्मोन सिक्रीट करता है TSH-RH, और ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH सिक्रीट करता है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है। अब थायरॉक्सिन सिक्रीशन की 3 अवस्थाएं हैं। एक तो नॉर्मल लेवल यदि है ब्लड में, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यदि कम है या ज़्यादा है तो क्या होगा, यदि सामान्य से कम स्थिति है ब्लड में थायरॉक्सिन की मात्रा, तो ये क्या करेगी, स्विच ऑन कर देगी हाइपोथैलेमस को। अब जब हाइपोथैलेमस को स्विच ऑन कर देगी तो वो अधिक TSH-RH उत्पन्न करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी अधिक TSH बनाएगा जो कि स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, वो अधिक थायरॉक्सिन बना लेगा, तो थायरॉक्सिन की मात्रा सामान्य हो गई। सामान्य हो जाए या सामान्य से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, अब दूसरी स्थिति हो जाती है। जैसे कि आप बाल्टी में पानी भर रहे हैं बाथरूम में नहाने के पहले, तो जब बाल्टी खाली है तो आप टोटी खोल देते हैं, और जब पानी भर जाता है तो क्या करते हैं, आप टोटी को बंद कर देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब थायराइड के थायरॉक्सिन का लेवल नॉर्मल या नॉर्मल से ज़रा सा ज़्यादा हुआ, ये हाइपोथैलेमस को स्विच ऑफ कर देता है। तो इस तरह की चीज़ को, जब किसी चीज़ की मात्रा खुद अपने उत्पादन स्रोत को नियंत्रित करे, whenever amount of a substance itself keeps a control on its own source of production, then it is called negative feedback. अब देखिए इसका असर क्या पड़ता है, 2 अलग अलग परिस्थितियां हैं। पहली बात ये, मैंने आपसे बताया कि पहाड़ की तलहटी वाली जगहों में बरसात के पानी के साथ मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत बह गई
तो वहाँ की मिट्टी में और वहाँ की फसलों में आयोडीन की कमी हो गई। तो जब लो आयोडीन सप्लाई हो गया फूड में और ड्रिंकिंग वाटर में, इससे T4 कम बन पाया। जब कम बन पाया तो इसने हाइपोथैलेमस को स्विच ऑन कर दिया। हाइपोथैलेमस ने अब अधिक मात्रा में TSH-RH उत्पन्न किया। उसने स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ने अधिक मात्रा में TSH उत्पन्न किया, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया कि भाई अधिक थायरॉक्सिन बनाओ, थायरॉक्सिन की मात्रा कम है। लेकिन वही बात है, जब थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की सप्लाई है ही नहीं, ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अधिक थायरॉक्सिन बनाओ, तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? नाराज हो जाएगा, चिढ़ जाएगा। और चिढ़ करके क्या होता है, उस कमी को पूरा करने के लिए कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरट्रॉफी में क्या होगा कि सेल्स साइज में बड़े होते चले जाते हैं, फूल जाते हैं। और हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, कोशिकाएं विभाजित होती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से, जिसके कारण ये गाइटर हो जाता है। इसका इलाज क्या है? इसमें आयोडीन युक्त नमक देंगे, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड, तो आयोडीन मिल जाएगा। और जब आयोडीन मिल जाएगा तो थायरॉक्सिन बन जाएगा। जब थायरॉक्सिन बन जाएगा तो फिर ये हाइपोथैलेमस को स्विच ऑफ कर देगा, तो और अधिक स्टिमुलेशन नहीं होगा, तो और अधिक एनलार्जमेंट खत्म हो जाएगा। अब देखिए दूसरी स्थिति भी तो है। एक तो स्थिति ये था कि आयोडीन नहीं था, एक ये भी स्थिति हो सकती है कि आयोडीन की सप्लाई सफिशिएंट हो फूड और ड्रिंकिंग वाटर में, और चाहे हाइपोथैलेमस में, चाहे एंटीरियर पिट्यूटरी में, चाहे थायराइड में, इन तीनों में से किसी में कैंसर या कोई हाइपर एक्टिविटी हो जाए, राइट। तो क्या हुआ कि इसमें आयोडीन की सप्लाई भी सफिशिएंट है और कैंसरस सेल हो गए, चाहे हाइपोथैलेमस, चाहे एंटीरियर पिट्यूटरी, चाहे थायराइड, रिजल्ट तीनों का वही होगा। तो हाइपोथैलेमस में क्रियाशीलता बढ़ गई, उसने अधिक मात्रा में TSH-RH उत्पन्न किया, इसने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी ने अब अधिक मात्रा में TSH उत्पन्न किया, इसने स्टिमुलेट किया थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड ने अब इस स्टिमुलेशन के असर से हाइपरट्रॉफी हो गया, सेल्स साइज में बड़े हो गए, और हाइपरप्लेजिया हो गया, सेल्स डिवाइड हो गए। तो इसके कारण भी गाइटर हो गया। लेकिन इस गाइटर को में आंखें बाहर को उभर आती हैं, इसलिए इसको एक्स ऑप्थेल्मिक गाइटर कहते हैं। देखने में गाइटर दोनों गाइटर है, एनलार्जमेंट है, लेकिन फर्क क्या हो गया? यहाँ पर जो एंडेमिक गाइटर होगा उसमें क्रियाशीलता कम रहेगी, एनिमल थोड़ा सुस्त रहेगा, BMR कम रहेगा, वेट गेन होगा। यहाँ पर क्या होगा, एनिमल हड़बड़ी में रहेगा, BMR ज़्यादा होगा, हार्ट बीट ज़्यादा होगा, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा, वेट लॉस होगा। तो इन सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर पहचान लेते हैं कि जो गाइटर है वो एंडेमिक है या एक्सऑप्थेल्मिक, क्योंकि दोनों में दवाएं अलग अलग हैं। एंडेमिक गाइटर में तो आयोडीन युक्त नमक देंगे, लेकिन यदि एक्सऑप्थेल्मिक गाइटर में आयोडीन युक्त नमक दे दें तो वो तो प्राणघातक हो जाएगा। वहाँ पर एंटी थायराइड ड्रग्स दी जाती हैं। या तो 3 तरीके हैं, या तो थोड़ा सा हिस्सा ऑपरेशन करके काट के निकाल दिया जाए, लेकिन थायराइड ग्लैंड बहुत ही वैस्कुलर होता है, इसलिए उसका ऑपरेशन डिफिकल्ट है। या दूसरा तरीका यह है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन इंजेक्ट कर दिया जाए, वो रेडियो एक्टिव आयोडीन इकट्ठा हो जाएगा और वो अपने रेडिएशन से अगल बगल के कुछ थायराइड के सेल्स को किल कर देगा। या तीसरा स्थिति ये है, कुछ दवाएं हैं जैसे सल्फर ड्रग्स है, थायोयूरिया है, प्रोपाइल थायोयूरासिल है, जो थायराइड ग्लैंड की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, एंटी थायराइड ड्रग्स, तो उनसे काम चल जाता है। तो ये हुआ साइज में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, जो शायद पिट्यूटरी और एड्रिनल के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड है। तो आज की बात बस इतनी, धन्यवाद, अगले टर्न पे फिर मिलेंगे।